मौजूद अधिकारियों से प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल की। प्रोजेक्ट के हो रहे कार्यों से संतुष्ट नजर आए। रेल मंत्री ने प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को परखने के लिए चाय पीने की इच्छा जताई। रेलवे मंत्री प्लेटफॉर्म पर ही चाय बेचने वाले के काउंटर पर पहुंचे और उन्होंने चाय का आनंद उठाया। चाय पीने के बाद उन्होंने चाय की तारीफ ही नहीं की बल्कि चाय और 4 चाय के बदले 50 रुपए गूगल पे के जरिए दुकानदार को दिए। घड़वाल सीट से सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी चाय की चुस्की ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज करोड़ों लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को एक ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट दिया है जिस पर दुनिया भर के लोगों की नजर है। उन्होंने कहा कि दुनिया का ध्यान इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ की संस्कृति, विरासत, यहाँ की टनल और इसमें प्रयोग हो रहे टेक्नोलॉजी सबको लेकर है। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के पश्चात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ से शिवपुरी के लिए रवाना हो गए। नगरी ऋषिकेश, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों भक्तजन, करोड़ों लोग आना चाहते हैं, वहां के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट किया है जो कि दुनिया भर में जिसकी चर्चा है। अपने अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से हो, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, और जो हमारे सांस्कृतिक भावना के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट को लेके आज उसका निरीक्षण के लिए अभी निकल रहे हैं। जल्दी वहां पे जाके आपसे बात करेंगे। देहरादून में ऊर्जा निगमों के कार्मिकों द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए हुए आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में शहरों से लेकर गांव तक बिजली पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक बार विद्युतीकरण करने के बाद भी मौसम व अन्य कारणों की वजह से समय समय पर चुनौतियां आती रहती है, लेकिन आप सभी कार्मिक प्रदेश के सभी स्थानों पर ऊर्जा निर्बाध रूप से पहुंचे, इसके लिए समर्पित होकर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से जहां एक और स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर हजारों लोगों को रोजगार से जुड़ने का भी अवसर मिल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। पहुंचने पर मुख्य सेवक सदन में आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आज आप सब लोगों ने जो हमारी सरकार द्वारा ऊर्जा निगम के कार्मिकों की विभिन्न समस्याएं जिनका समाधान हुआ है, उनका समाधान होने पर आप सब ने मेरा जो अभिनंदन किया है, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का मैं भी अभिनंदन करता हूं। मेरी तरफ से आप सबका अभिनंदन। परंतु यदि मैं हृदय से कहूं तो इस अभिनंदन का हकदार अकेला मैं नहीं हूं, बल्कि उत्तराखंड प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता इस अभिनंदन की हकदार है, क्योंकि उन्होंने ही हमें इतनी शक्ति दी है कि हम अपने कार्मिकों की भलाई के लिए काम कर सकें, उसके बारे में निर्णय ले सकें, सकारात्मक चीजों को आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, आज के इस आधुनिक युग में ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। ऊर्जा नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे तारों में बहने वाली ऊर्जा हो या मनुष्य के जीवन में बहने वाली ऊर्जा हो। जैसे अभी यहां से ये बिजली चली जाए तो सब कुछ ठप हो जाएगा कि नहीं होगा? हमारे जो कैमरे से बनाने वाले हैं ये भी ठप हो जाएंगे, इनका भी ठप हो जाएगा। इंटरनेट है
कई बार मैं देखता हूँ, यहाँ तो नहीं, लेकिन मीनाक्षी जी जहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, जब मैं गांव में होता हूँ तो बिजली चली जाती है तो वो इंटरनेट भी ठप हो जाता है, क्योंकि उससे वो जो ऊपर वो लगा रहता है ना, ट्रांसमीटर क्या होता है, नहीं वो छोटा वाला वो एंटीना जैसा, रिसीवर या वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो बंद हो जाता है तो मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो जाता है और अनेक स्थानों पर फिर वाईफाई नहीं चलता है। तो क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना कि बिजली नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक बिजली पहुंचाना एक बहुत अपने आप में बहुत कठिन कार्य है और मैं कहूँ कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक बार विद्युतीकरण करने के बाद भी अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कल रात में ही देखिए एकदम से अचानक तूफान आ गया, कितनी जगह पर बरसात के समय में परेशानी हो जाती है, सिल्ट आ जाती है ऊर्जा हमारे जल विद्युत निगम में, डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें खराब हो जाती हैं, कहीं पावर ट्रिप हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण से ट्रांसमिशन की लाइनें ठप हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार की चुनौतियों को हम सब लोग उसका सामना करते हैं, लेकिन फिर भी ऊर्जा निगम में आप सभी अधिकारी कर्मचारीगण, चाहे वो भीषण गर्मी हो या कपकपाती हुई ठंड या बारिश हो, बर्फबारी हो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रदेश की जो ऊर्जा व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं और लगातार आप सब प्रयास करते हैं। ऐसे में क्योंकि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आप सबके द्वारा जो लगातार प्रयास किया जाता है, लगातार प्रयत्न किया जाता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आप सबकी चिंता करें, आप सबके कल्याण की चिंता करें, क्योंकि ये पूरा हमारा एक परिवार है। प्रदेश की इकाई में हम सब रहते हैं और सबका दायित्व बनता है मिलजुल कर सबके कल्याण के लिए भी काम करें और सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें। जब हमने ये निर्णय लिए थे तो किसी पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा कि सरकार ये बिजली विभाग के कार्मिकों पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। स्वाभाविक सा प्रश्न था। तो मैंने उनसे कहा हमारे तीनों निगमों के जो कार्मिक हैं, वो धूप हो, बरसात हो, रात हो, दिन हो, कोई भी चुनौती हो, अपनी चिंता किए बिना उत्तराखंड को रोशन रखने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, उस मेहनत का सम्मान है और उस पर उनके ऊपर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा ये निर्णय राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में जो हमारे काम करने वाले सभी लोग हैं, उनका मनोबल ऊंचा रखने के साथ साथ उन्हें और ज्यादा तेजी से काम करने के लिए आप सब ऊर्जा प्रदान करते हैं। थोड़ी ऊर्जा आप सबको भी उसमें से मिलेगी और लगातार ईमानदारी से पूरा करने के लिए और आप सब प्रेरित होंगे। भाइयों बहनों, यूजेवीएनएल हमारे राज्य की ऊर्जा का स्रोत है जो नदियों की धारा से विकास की धारा बनाता है और बिल्कुल वो रीढ़ है जो इस ऊर्जा को सुदूर पर्वतीय गांवों के हर कोने कोने तक पहुंचाता है और यूपीसीएल विश्वास की वो डोर है। प्रदेश सरकार की ओर से वन अग्नि को लेकर उठाए गए कदमों से प्रदेश में वन अग्नि की घटनाओं में काफी कमी आई है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार जन सहभागिता के साथ वन अग्नि की रोकथाम को लेकर कार्य कर रही है। इसकी वजह से मौजूदा वर्ष में पिछले वर्ष के सबसे कम वन अग्नि की घटनाएं सामने आई है। सरकार ने इस वर्ष ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी का गठन कर समिति को आर्थिक सहायता देने के साथ ही लोगों को ट्रेनिंग, वन विभाग में मानव संसाधन की बढ़ोतरी के साथ ही उन्हें उपकरण आदि मुहैया कराने से वन अग्नि की घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जंगली जानवरों
से किसानों की खेती को हो रहे नुकसान पर कहा कि सरकार किसानों की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के हर संभव प्रयास में लगी हुई है। सरकार ने बंदरों के आतंक से लोगों को बचाने के लिए मिशन मंकी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक 1,40,000 से अधिक बंदरों का बंध्याकरण किया गया है, जिससे बंदरों की आबादी को रोका जा सके। इसके अलावा जंगली सुअरों से बचाव को लेकर भी उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार ने जंगली जानवरों के हमले से होने वाले नुकसान पर भी मुआवजा देने का फैसला लिया है। लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यही क्योंकि जन सहभागिता के साथ हमने जब से वनाग्नि को रोकने का प्रयास किया उसके परिणाम अच्छे निकले। और आप देखें कि 21-22 के मुकाबले 22-23, 23-24, 24-25 तीनों ही वर्षों में वनाग्नि काफी कम घटनाएं हुई और विगत वर्ष के मुकाबले अभी तक इस वर्ष में आधे से कम घटनाएं हुई। तो पूरी तरह से हमारा डिपार्टमेंट जन सहभागिता के साथ हम और क्योंकि विगत वर्ष में हमने करीबन 1,500 के आसपास मैन पावर भी बढ़ाई है। इसके अलावा जो यथासंभव इक्विपमेंट्स देने का काम किया और सबसे बड़ी बात कि हर सेक्शन में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करके इससे और जो ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बना के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनमें और उनको 30,000 रुपया इंसेंटिव दे करके उस कमेटी को, तो इससे और इसके अलावा जो अवार्ड हमने रखे हैं जनपद में, हर जनपद में 3 लोगों को आग बुझाने में जिनका सहयोग रहेगा 1,75,000 और 51,000 रुपए के 3 अवार्ड हर जिले के अंदर। और साथ ही कर्मचारियों को भी हर जिले में 1,75,000 और 51,000 जिन कर्मचारियों का भी इसमें सहयोग रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे फायर वाचर्स हैं उनकी जीवन बीमा राशि को 10 लाख करने का काम, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो कम से कम ऐसा तो उस बेचारे के परिवार को जितना मिल जाएगी अपने आजीविका चला सके। तो इन तमाम प्रयासों से और लगातार जो मॉनिटरिंग हुई और पहली बार आपने देखा था कि हम लोगों ने 2022 में पहली बार जनपद के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी जो पहली बार जिलाधिकारी का रोल आग के प्रबंधन में रखा था और जिससे कई करोड़ रुपए जिलाधिकारियों का आपदा प्रबंधन मद से भी हमें मिले। और इस बार हमने एक नया और प्रयास करते हुए पीसीसीएफ रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया था और लगातार वो वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कामों के, उनके अनुभव का फायदा भी और उनकी वरिष्ठता का फायदा भी। बंदरों की जहां तक बात है, आपने देखा कि 10 वर्ष पूर्व इस राज्य में मिशन मंकी प्रारंभ किया गया था और मुझे इस बात की खुशी है कि तकरीबन जो 1,40,000 के आसपास हमने अभी तक बंदरों का बंध्याकरण किया, उसमें विगत 3 वर्षों में ही 1 लाख के बंदरों का बंध्याकरण है। तो 7 वर्षों के मुकाबले 7 वर्षों के 40,000 के मुकाबले 3 वर्षों में 1 लाख बंध्याकरण करना, और ये बहुत, इसको आप इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है धीरे, क्योंकि बंदरों की ब्रीडिंग बहुत फास्ट होती थी। अब बंध्याकरण के बाद कहीं ना कहीं आने वाले 8-10 सालों में आपको दिखेगा कि इनकी जनसंख्या बहुत घट जाएगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और जहां तक दूसरा एक और भी है कि बंदरों को अब वाइल्ड एनिमल की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जो वो कई बार जो आदत बंदरों की पड़ी है कस्बों की, तो लोगों ने डाली है। आप देखते थे जब यहाँ से देहरादून से आप ऋषिकेश जाइए तो मणिमाई मंदिर के पास लोग गुड़ और इलायची दाना लेकर के बंदरों को खिलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा कारण इसका ये भी हुआ कि किसानों की संख्या कम हुई। और जब जहाँ अभी आप जाइए जौनपुर ब्लॉक में देखिए, परोला मोरी तब देखिए, वहां जगरौता में देखिए, यहाँ बंदरों का प्रकोप बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर किसान अभी भी पूरी संख्या में। और जब देखिए सबसे खतरनाक तो दो टांग का जानवर इंसान है। जब वो खेत में काम करता रहता है तो कहीं ना कहीं बंदरों को उसका डर रहता है। अब हालत ये हो गई कि अब खेत में काम करने वाली नहीं है। अगर गांव की जनसंख्या 200 है तो 20 लोग खेती कर रहे हैं, तो वो बंदर उन्हीं 20 लोगों की खेती में नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से नुकसान ज्यादा दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट अधिकारियों की टीम के साथ महिला अस्पताल के निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सांसद ने जैसे ही निर्माण में लगाई जा रही ईंट को देखा तो खराब गुणवत्ता और धांधली खुलकर सामने
आ गई। दरअसल सांसद अजय भट्ट ने ईंट उठाकर आपस में टकराई तो ईंट टूट गई, जिससे सांसद खुद हैरान रह गए। यही नहीं, इसके बाद भाजपा अध्यक्ष ने दोबारा ईंट चेक की तो फिर दूसरी ईंट भी टूट गई। ये सब देखकर मौके पर मौजूद अधिकारियों की बोलती बंद हो गई और वो बगले झांकते रह गए। कुछ अधिकारी तो सांसद को ईंट गीली होने का हवाला देते रहे, लेकिन सांसद अजय भट्ट ने अधिकारियों के सामने ही बिल्डिंग में लगाई जा रही ईंट तोड़कर दिखा दी, जिससे साफ पता चलता है कि अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद सांसद अजय भट्ट ने इस मामले में जांच करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही या भ्रष्टाचार पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईंट खुद चेक करी? नहीं, मैंने ईंट इसलिए चेक करी कि कभी कभी डुप्लीकेट चीजें लगती हैं, तो ईंट मैंने उठाई, दो टकराई तो टूट गई। तो उनका ये कहना है कि टेस्टेड ईंट है। तो मैंने जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनसे कहा है, भाई अगर ऐसा होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार और टेस्ट कराएं, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा। अभी काम 16 करोड़ का होना बाकी है। वो पानी से भिगोई हुई है, शायद उसने भिगा रखी है कहीं लगाने को टेक्निकली, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन टूटी है तो मैंने कहा है कि इसको दोबारा आप टेस्ट करवा लें। अगर एक बिल्कुल मैंने कहा है तो उसमें जांच होगी, है भी मेरे पास इंजीनियरिंग है, तो उसमें जांच जरूर होगी। अगर ईंट टूट रही है, क्यों टूट रही, टेस्टेड ईंट भी टूटती है या नहीं टूटती है, वो मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होने के कारण से बता नहीं सकूंगा। देख लेंगे, और जो इंजीनियर इसको कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको तुरंत दिखवा लेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकास नगर बस अड्डे का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की जाए। तो यदि हमारे पास डिमांड आती है कहीं से बड़ी, किसी होटल से, किसी पर्यटक स्थल से, कि हमारे पास इतने यात्री इकट्ठे हैं और रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और वो नहीं है, तो हम प्रयास का हमने फिर उसमें कहा है कि वो ये मोबाइल वैन वहीं पे जाकर के उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे इस विकास नगर क्षेत्र में जितने दर्शनीय पर्यटक स्थल है, रामसर साइट है ढालीपुर में, हमारे धार्मिक स्थल है मंडी गंगमेवा में, गौतम ऋषि का आश्रम, पवित्र कुंड है, वहां आश्रम वाले से हमने कहा, वो भी चाहते हैं कि हम टेंट लगा करके यात्रियों को यहाँ पर वो कराएं, प्रवास कराएं, और डाक पत्थर उनको हम लेकर के जाएं। कुल मिलाकर के हमारे क्षेत्र के बगल में लेकर के सीओ से लेकर के, पर्यटन अधिकारी से लेकर के, एनएच के अधिकारियों से लेकर के, परिवहन निगम के अधिकारियों से लेकर के, आरटीओ से लेकर के, और हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर के, जितने भी यात्रा से जिनका कोई मतलब होता है, वो सारे के साथ नगर पालिकाओं के हमारे नगर विकास के अधिकारी, सभा ईओ चेयरमैन साहब हैं श्रीमती नीरू देवी जी, वो भी इस बैठक में दोनों जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों को जो जरूरतें होंगी वो हमने प्रमुख जी से कहा है कि आप कोऑर्डिनेट करिएगा, और यहाँ पे हरपटपुर में जिन चीजें होगी तो चेयरमैन साहब उसको कोऑर्डिनेट करेगी। तो ये पॉलिटिकल लोगों को भी मैंने इस बात के लिए निर्देश दिए। बस इसके लिए 25 तारीख को हमने हर चीज तैयार मिलनी चाहिए। 25 तारीख हाईकोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम के हालिया निकाय चुनावों में नव निर्वाचित मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका का निस्तारण करते हुए डीएम देहरादून को निर्देश दिया है। उन्होंने 4 सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र की जांच कर निर्णय लेना है। डीएम देहरादून सवीन बंसल ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कमेटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की विस्तृत जाँच करके कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। दरअसल ऋषिकेश नगर निगम चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि शंभू पासवान ने चुनाव के दौरान स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य दर्शाया था। याचिकाकर्ता के अनुसार विभिन्न रजिस्ट्री दस्तावेजों में शंभू पासवान की जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। उन्होंने डीएम को इस संबंध में प्रत्यावेदन दिया, लेकिन जांच नहीं की गई। इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने पर भी जाति प्रमाण पत्र से उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अब शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से हमारी स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई गतिमान है।
So it will take its own course in time, and findings will be shared soon. उधम सिंह नगर में गेहूं फसल की उत्पादकता जांच हेतु जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने रुद्रपुर का दौरा किया। इस दौरान तहसील रुद्रपुर के राजस्व ग्राम जयनगर में जिलाधिकारी द्वारा काश्तकार के खेत में जाकर गेहूं की फसल की कटाई प्रयोग का निरीक्षण कर स्वयं गेहूं काटकर फसल कटाई कर शुभारंभ किया। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत एवं फसल की उपज का अनुमान लगाने हेतु जिसमें 43.30 वर्ग मीटर त्रिभुजाकार प्लॉट में 25.200 किलोग्राम गेहूं उपज प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि फसल कटाई प्रयोग पूरे जनपद प्रदेश देश में सरकार द्वारा कराए जाते हैं। इस क्रॉप से मिलने वाले आंकड़ों से फसल बीमा खाद्य नीति निर्धारित की जाती है। क्रॉप कटिंग में उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, तहसीलदार दिनेश कुटोला, सहायक भूलेख अधिकारी मदन बिष्ट, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक राधे सिंह राणा एवं राजस्व उप निरीक्षक जगदीश अधिकारी आदि भी उपस्थित रहे थे। जनपद उधम सिंह नगर में मेरे द्वारा जयनगर ग्राम में क्रॉप कटिंग की एक्सरसाइज की गई है और इससे हम लोगों ने पूरा जो हमारा वीट कटिंग का पूरा एक्सरसाइज है वो पूरे को किक ऑफ कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि सारे जनपद स्तरीय अधिकारी वहाँ पे जाकर इसको फसल को स्वयं काटेंगे और इससे ये जो हमारा पूरा ग्राम भ्रमण भी हो जाता है। उसमें ये भी देख लिया जाता है कि फसल की क्या स्थिति है, क्या कोई नुकसान हो रहा है। इनसे किसान भाइयों से बात भी हो जाती है और जिन किसान से मेरी बात हुई ग्राम गोपाल सिंह जी द्वारा, उनके द्वारा भी बताया गया कि फसल काफ़ी इस बार अच्छी रही है और उनका गेहूँ को बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं रहा है। तो इससे मैं चाहूँगा कि सभी जनपद के जितने भी अधिकारी हैं वो गांव-गांव जाकर भ्रमण भी सुरक्षा अपना करेंगे और